हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मेरा नाम है विक्रम सिंह पंवार। मैं हूं आपका वीएसपी सर। आज अपन लोग पढ़ने वाले एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जो चैप्टर आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। लेकिन एक बात बेटा, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, आप ये लेक्चर देखने के बाद आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आने वाले हो। ये मैं फुल ऑन फुल गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, क्योंकि अपन हर एक कॉन्सेप्ट को इन डिटेल और बहुत ही इजीएस्ट वे में पढ़ते हैं बेटा। उसी अंदाज में अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलो आओ। इसमें अपन टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आ गया हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, फिर आ गया डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। हर एक टॉपिक को अपन बहुत बेहतरीन तरह से पढ़ने वाले हैं। अब आ जाओ बेटा हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आए हमारे महर्षि कर्नाड साहब। हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए बेटा कि एटम की खोज इंडिया में हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले आए हमारे महर्षि कर्नाड साहब। इनने बोला भैया एक चीज होती है जिसको इनने बोला पदार्थ। पदार्थ को अगर मैं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं, जो सबसे छोटा पार्टिकल बचता है ना, उसको इनने बोला परमाणु। क्या बोला इनने? परमाणु। परमाणु मीन्स एटम। एटम का हिंदी में नाम क्या होता है बेटा? परमाणु होता है। फिर आए हमारे एंशियंट ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रेटिस एंड ल्यूसिपस। इनने बोला वो जो चीज होती है ना, उसको इनने नाम दिया एटम। उसको इनने नाम इंग्लिश में दे दिया, एटम होता है। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा एटम के बारे में पढ़ लेते हैं भैया। हमको पता है एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। हमारा हर एक मैटर एटम से ही बना होता है, ये चीज हमको अच्छे से याद है। चाहे आप ये पीछे स्क्रीन देख लो, चाहे मेरे को खुद को देख लो, चाहे आपको देख लो, चाहे आप जहां बैठे हुए हो वो हर एक चीज देख लो, या चाहे पेन देख लो, हर एक चीज हमारी एटम से ही बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, फिर आ जाओ हमारा एटम्स आर वेरी स्मॉल विच कांट बी सीन इवन थ्रू वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। एटम हमारा इतना ज्यादा छोटा होता है, उसे हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इतना ज्यादा छोटा होता है हमारा एटम। एटम की रेडियस पता है कितनी होती है बेटा? एटम की रेडियस होती है 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू पता है कितना होता है? 10⁻⁻⁹मीटर। इसका मतलब 1/10⁹ इतना ज्यादा छोटा होता है हमारा एटम की रेडियस। ठीक है बेटा, अब आए हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये दिए हमारा एंटोनी लेवाइजर साहब ने, हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन दिए बेटा। ठीक है, इसमें दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इनने। और फिर सेकंड है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है भैया, पहले अपन देख लेते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय लेवोइजर इन 1774। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, फिर बोला इनने देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, सबसे इजी वे में बताता हूं मैं आपको। मेनली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बात बोलता है भैया, जितना मास आपका रिएक्शन से पहले होता है उतना ही मास अपना रिएक्शन के बाद में होता है। ठीक है, चलो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं बेटा। मैंने सबसे पहले मानो एक वेट मशीन ली। वेट मशीन के ऊपर मैंने रखा एक कंपाउंड और रखे दो कंपाउंड रखे। एक कंपाउंड का वेट था 15 ग्राम और दूसरे कंपाउंड का वेट भी 15 ग्राम था। और नीचे मैंने क्या रख रखी है? वेट मशीन रख रखी है। तो इसका वेट टोटल कितना आया भैया? 30 ग्राम आया। ठीक है, अब मैंने पता है क्या करा बेटा? अब ये जो आपके मैंने कंपाउंड लिए थे उसको एक ही बीकर में या एक ही डब्बे में डाल लिया मान लो। ठीक है, एक ही बीकर में उसको डाला तो इसका वेट कितना आया बेटा? 30 ग्राम आया। 30 ग्राम आया भैया। ठीक है, तो जितना वेट हमारा रिएक्शन से पहले था उतना ही वेट हमारा रिएक्शन के बाद आ रहा है।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है भैया, जितना मास हमारा रिएक्शन से पहले होता है उतना ही मास हमारा रिएक्शन के बाद भी होता है। अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूं बेटा, ये जो दोनों चीजें होती है ना, जो दो चीज होती है ना जो आपस में रिएक्ट करती है, उसको हम पता है क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो बन के आता है, दोनों चीजें मिलने के बाद में बन के आता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हम अच्छे से समझ चुके हैं भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा ये बात बोलता है कि जितना मास रिएक्शन से पहले होता है उतना ही मास रिएक्शन के बाद भी होता है। अब ये आपकी एक्टिविटी 3.1 देख लेते हैं बेटा अपन। ये आपका एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क छोड़ो, अपन ने मान लो एक डब्बा लिया, ठीक है, एक डब्बा लिया, उसके अंदर एक मैंने टेस्ट ट्यूब रखी, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब रखी, इसके अंदर एक सॉल्यूशन डाला हुआ है मैंने, इसको नाम दे दिया अपन ने सॉल्यूशन वाई। जो इस फ्लास्क में जो सॉल्यूशन डाला हुआ है ना, उसको अपन ने नाम दे दिया सॉल्यूशन वाई। और जो आपके टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन रखा हुआ है उसको अपन ने बोल दिया सॉल्यूशन एक्स, ठीक है बेटा। और फिर मैंने क्या करा बेटा, इसको थ्रेड से बांध दिया, आपके टेस्ट ट्यूब को थ्रेड से बांध के ऊपर इसका ढक्कन था वो लगा दिया और थ्रेड बाहर लटका दिया, ठीक है। अब भैया मैंने क्या करा, अब पहले मैंने इसका वेट मेजर किया। मानो ये जो आपका सॉल्यूशन जो आपका वाई है ना, इसको मैंने वेट दे दिया, मान लो 30 ग्राम वेट है, ठीक है। अब ये आपका जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन है, इसको अपन ने वेट दे दिया भैया 10 ग्राम, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या करा भैया, इसका पहले वेट मेजर करा, वेट मेजर करा तो टोटली इसका वेट कितना आया, 40 ग्राम आया भैया, ठीक है, कर लिया अपन ने वेट मेजर। अब मैंने क्या करा भैया, अब इसको रिएक्ट करवाना था अपन लोगों को, तो अपन को रिएक्ट करवाना था, तो जो इसका धागा था ना, इसको धागे को मैंने खींचा, जैसे ही टेस्ट ट्यूब आपकी हिली तो टेस्ट ट्यूब आपकी इसके अंदर गिर जाती है। तो टेस्ट ट्यूब जब आपकी इसके अंदर गिर जाएगी तो जो इसके अंदर सॉल्यूशन था वो भी आपका इसके अंदर गिर गया, तो क्या हो गया भैया, रिएक्शन हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन आपका एक्स जो है वो सॉल्यूशन वाई में गिर जाता है और रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जब मैं वेट मेजर करता हूं, जब इन दोनों का रिएक्शन हो जाता है, तब भी मेरे को देखने को मिला कि भैया वेट कितना आया, वेट आया 40 ग्राम ही आया। तो यहां पे हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है बेटा। चलो आओ देख लेते हैं अपन, सॉल्यूशन y इन फ्लास्क, सॉल्यूशन x इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है, अभी हमने समझा है। सस्पेंड द टेस्ट ट्यूब इन द फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, मैंने उसको टेस्ट ट्यूब को धागे से बांध दिया, बाहर लटका दिया, ठीक है। वेट द होल अरेंजमेंट केयरफुली, ठीक है भैया। मिक्स सॉल्यूशन ऑफ x एंड y बाय टिल्टिंग द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब आपकी सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब आपकी सॉल्यूशन वाई में गिर जाती है तो इनका रिएक्शन हो जाता है भैया। फिर अपन उसका वेट चेक करते तो क्या आता है, सेम वेट ही आ रहा होता है हमारा। ऑब्जर्वेशन, वेट बिफोर मिक्सिंग, वेट आफ्टर मिक्सिंग। कंक्लूजन, दिस प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमको पता लगा कि भैया ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव कर रहा है, ठीक है बेटा। अब ये जो आपका सॉल्यूशन एक्स है ये कुछ भी हो सकता है हमारा, कॉपर सल्फेट भी हो सकता है, बेरियम क्लोराइड भी हो सकता है, लेड नाइट्रेट भी हो सकता है। और जो आपका सॉल्यूशन वाई है ये आपका सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है, सोडियम सल्फेट भी हो सकता है और सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, ठीक है बेटा। अब आ गया भैया क्वेश्चन आपका, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। यहां पे क्या बोल रहा है भैया, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये कुछ चीज है, ऐसे टेंशन मत लो, ये सोडियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड ये क्या आ रहा है सर, आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं, बस अभी आप समझना बेटा, ये कोई दो चीजें हैं, ठीक है, ये अपन ने यहां पे क्वेश्चन में दे दी। द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट। Show that these observation are in arrangement of with law of conservation of mass.
इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये बोल रहा है भैया प्रूव करो कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं भैया, सोडियम कार्बोनेट 5.3, एसिटिक एसिड 6 ग्राम। तो इन दोनों को अपन प्लस कर लेंगे। तो इन दोनों को प्लस करेंगे अपन, तो प्लस करने पे क्या आ रहा भैया, 11.3 ग्राम आ रहा है। ठीक है, अब अपन इन तीनों को प्लस कर लेंगे, 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9 कितना होगा, यहां पे भी 11.3 ग्राम ही आ रहा है। यह आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, जो अभी अपने समझा। ठीक है, समझ गए बेटा। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। यहां पे क्या बोल रहा है भैया, इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे आपको कार्बन दिया हुआ है, हमें कार्बन कितना दिया हुआ है और ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, ये अपन पहले लिख लेते हैं। कार्बन तो हमें दिया हुआ है भैया 12 ग्राम, और ऑक्सीजन हमें कितना दिया हुआ है, ऑक्सीजन हमें दिया हुआ है 32 ग्राम। ठीक है, अब ये पूछ रहा है भैया कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, ये पूछ रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी हमारी, अरे बेटा इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा 12 प्लस 32, तो कितना आएगा 44। तो 44 ग्राम ऑफ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। बस इतना इजी इजी क्वेश्चन आएंगे यार बेटा, बोला था ना मैंने। अब आ गया भैया हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है, द एलिमेंट्स इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास regardless of how the compound is created। ठीक है, this law was given by जोसेफ प्रोस्ट। अब भैया ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या हम इसको लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं भैया, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो मेनली ये बोलता क्या है ये समझते हैं अपन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमारा बोलता है भैया, चाहे कोई सा भी कंपाउंड हो, जैसे मान लो अपन ने वाटर लिया, चलो मैं बताता हूं, अपन ने कंपाउंड लिया वाटर लिया भैया। ठीक है, हमारा जो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है यार, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। हमको पता है वाटर हमारा किससे बनता है, हाइड्रोजन से, और किससे बनता है, और बनता है बेटा ऑक्सीजन से। ठीक है, क्लियर है यहां तक। हमने कंपाउंड लिया वाटर, वाटर हमारा किससे बनता है, इसका फॉर्मूला क्या है, वाटर का H2O फॉर्मूला है भैया। ये हमारा बनता किससे है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। ठीक है भैया, अब हमारा जो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है, हाइड्रोजन का मास होता है हमारा 1 होता है बेटा। और यहां पे कितने हाइड्रोजन दिए हुए, यहां पे 2 हाइड्रोजन दिए हुए, तो यहां पे 2 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास होता है बेटा 16, कितना होता है 16। अब अपन इसको कट करेंगे तो 1:8 आएगा, 2 से कट करने पे इसको 1:8 आएगा। तो भैया जब भी हमारा कंपाउंड बनेगा, तो हमारा कंपाउंड बनेगा तो उसमें वो सेम एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे जो अभी हमने लिया वाटर। वाटर का एग्जांपल लेके चल रहे अपन, जब भी हमारा वाटर बनेगा तो वाटर हमारा हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनेगा, और जो उसका रेशियो बाय मास फॉलो हो रहा होगा वो हमेशा 1:8 ही फॉलो हो रहा होगा। जब भी 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तभी आपका वाटर बनेगा। एक बात बता दूं, अपन बेटा आप सोच रहे सर ये मास क्या है, मासेज निकालना अपन आगे समझेंगे, अभी के लिए बस आप थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन ने लिया बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ली भैया।
हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बनती किससे है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बनती है कार्बन से, और किससे बनती है? ऑक्सीजन से बनती है। ठीक है। अब हमारे कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन का मास होता है हमारा 12। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। और यहां पे कितने ऑक्सीजन दिए हुए? 2 ऑक्सीजन दिए हुए। तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा भैया? यहां पे हो जाएगा आपका 32। इसको अपन कट करेंगे तो आपका 3:8 आएगा बेटा आंसर। तो जब भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, हमारे कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा 3:8 में ही होंगे। समझ गए बेटा? क्लियर है? तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बात बोलता है? मेनली लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमारा बोलता है भैया, जब भी हमारा कोई भी कंपाउंड बनता है तो वो सेम एलिमेंट से बनता है, और उनका जो रेशियो बाय मास होता है वो भी एक फिक्स्ड ही होता है। ठीक है। अब बेटा यहां पे मैंने ले लिया वाटर, 18 ग्राम वाटर ले लिया। ठीक है। इसमें 2 ग्राम तो आपकी हाइड्रोजन होगी, और 16 ग्राम कितनी होगी हमारी? ऑक्सीजन होगी। ठीक है। फिर मैंने यहां पे लिया 36 ग्राम आपका प्योर वाटर ले लिया। 36 ग्राम प्योर वाटर में मैंने 4 ग्राम तो आपका हाइड्रोजन ले लिया, और 32 ग्राम आपकी ऑक्सीजन ले ली। अब मैंने यहां पे ले लिया और ज्यादा पानी, 9 kg प्योर वाटर ले लिया। इसमें 1 किलो तो आपका हाइड्रोजन है, और 8 किलो क्या है? ऑक्सीजन है। अब समझना बेटा। ठीक है। यहां पे जब अपन इसको कट करेंगे तो क्या आएगा? 2 से कट होके 1:8। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे 1:8 में ही कंबाइन हो रहे हैं। यहां पे देख लो बेटा, यहां पे अपन इन दोनों को कट करेंगे तो क्या आएगा? 1:8 ही आएगा। यहां पे कितना आएगा हमारा? 1:8 ही आएगा। ठीक है। ठीक है बेटा। अब यहां पे आपका वैसे डायरेक्टली 1:8 आ रहा है। ठीक है। तो बेटा मेनली आपको इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूं, चाहे पानी बोतल का हो, चाहे पानी ये मैडम जो पी रही है ग्लास का हो। अरे ग्लास को देख लो, मैडम को मत देखो, नहीं तो हो जाओगे फेल। ठीक है। चाहे पानी एक बूंद ही क्यों ना हो, प्योर वाटर होना चाहिए हमारा। ठीक है। इसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे 1:8 में ही होंगे। ठीक है बेटा। So pure water always contain hydrogen and oxygen in the ratio 1:8 by mass. This may be obtained from river water, rain water or ground water. ठीक है। अब आ गया भैया हमारा क्वेश्चन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 by mass to form water. हमको पता है भैया हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 में ही कंबाइन होते हैं, हमको पता है। ठीक है। और यहां पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। ठीक है भैया। ये मिलके क्या बनाते हैं? आपका वाटर बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस? अब यहां पे हमको क्या करा भैया? 3 ग्राम आपकी हाइड्रोजन गैस दे दी। क्या दे दी? 3 ग्राम हमको हाइड्रोजन गैस दे दिया। तो यहां पे क्या पूछ रहा है? व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड? ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी 3 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए? तो इसमें क्या आएगा बेटा? यहां पे सीधा सा आ जाएगा, जब यहां पे आपका हाइड्रोजन 1 था तो ऑक्सीजन कितनी थी? 8 थी। अब अपन डबल कर दो, हाइड्रोजन को 2 कर दो, तो ऑक्सीजन कितनी आ जाएगी हमारी? 16 आ जाएगी। अब यहां पे हाइड्रोजन हमको दे दिया 3, दे दिया भैया 3। तो 3 हाइड्रोजन 3 ग्राम आपकी हाइड्रोजन होगी, तो ऑक्सीजन कितना होगा आपका? 24 ग्राम। बस यार, यूनिटरी मेथड है बेटा, बहुत ज्यादा इजी है। तो कितना आएगी आपकी? 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमें चाहिए होगी। समझ गए बेटा? ठीक है।
अब आ गया भैया क्वेश्चन में बोल रहा है व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पहले अपन वो लिख लेते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। अब इनके नंबर्स कितने दिए हुए ये देख लेते हैं अपन। कार्बन तो हमारा दिया हुआ है 3 ग्राम, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 8 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी दी हुई है 11 ग्राम। अब यहां पे दिया हुआ है भैया 3 ग्राम कार्बन मिलके और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलके कितना बना रहे हैं 11 ग्राम ऑफ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ये हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमने लिख भी दिया। अब यहां पे पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब हमको क्वेश्चन में क्या दे दिया 3 ग्राम कार्बन दे दिया और 50 ग्राम ऑक्सीजन दे दिया। तो यहां पे ये पूछ रहा है भैया कि कितने ग्राम आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ये चीज ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब हमको पता है हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ा था कि जब भी हमारा कोई कंपाउंड होता है तो वो एक फिक्स्ड एलिमेंट और उनका एक फिक्स्ड रेशियो बाय मास एकदम फिक्स होता है भैया। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3 ग्राम कार्बन को खाली 8 ग्राम ऑक्सीजन ही रिएक्ट करने के लिए चाहिए। अब यहां पे 50 ग्राम दी हुई है तो आपकी 50 ग्राम होगी ना, इसमें से जो 42 ग्राम होगी वो लेफ्ट हो जाएगी बेटा, वो लेफ्ट हो जाएगी। 3 ग्राम कार्बन को खाली 8 ग्राम ऑक्सीजन ही चाहिए ना यार, 3 ग्राम कार्बन को खाली 8 ग्राम ऑक्सीजन ही चाहिए रिएक्ट करने के लिए। अब यार रूम में अपना कितना ही ज्यादा ऑक्सीजन हो लेकिन आपका जो 3 ग्राम कार्बन होगा बेचारा उसको तो खाली 8 ग्राम ही ऑक्सीजन चाहिए, चाहे कितनी भी ऑक्सीजन हो कमरे में, उससे हमको मतलब नहीं है। 3 ग्राम हमारा हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा, बाकी की जो 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगी वो लेफ्ट हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन रही है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड 11 ग्राम ही बनेगी। समझ गए, ये क्या है, किसको फॉलो कर रहा है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। समझ गए बेटा। चलो एक चीज और, अपन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है ना, वो भी अपन देख लेते। भैया यहां पे 2 चीजें दी हुई है, कार्बन और ऑक्सीजन, इनका मास कितना आ रहा है, इनको 8 ऐड करो, देखा यार 3 + 8 कितना आएगा 11 ग्राम आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना रहा है 11 ग्राम ही बना रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग रहा है ना, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं भैया। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। अब आए हमारे डाल्टन साहब, इनने बोला भैया चाहे आपका कंपाउंड हो, चाहे आपका मिक्सचर हो, या फिर चाहे आपका एलिमेंट हो, ठीक है, ये सब हमारे किससे बने हुए, ये सब हमारे एटम से ही बने हुए हैं, हमको भी पता है ये चीज, ठीक है भैया। फिर इनने कुछ स्टेटमेंट्स दिए अपने, जिसको बोल रहे हैं अपन पॉस्टुलेट्स, पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, पढ़ते चलो आओ। इनने बोला ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। आपके जो सारे मैटर है, हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, आपके जो सारे मैटर है वो किससे बने हुए हैं, एटम से ही बने हुए हैं। हमारा पेन ये क्या है, एक मैटर, किससे बना हुआ है, छोटे 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 एटम से बना हुआ है। मैं किससे बना हुआ हूं, एटम से। पीछे स्क्रीन किससे बनी हुई है, मैटर है, किससे बनी हुई है, एटम से बनी हुई है, ठीक है भैया। फिर इनने बोला एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल। फिर इनने बोला जो आपका एटम है ना वो सबसे छोटा पार्टिकल है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, मतलब वो सबसे छोटा पार्टिकल है एटम आपका, ठीक है भैया, जो कि आगे जाके गलत साबित होता है, लेकिन अभी के लिए आप समझो। इन्हें बोला भैया एटम
को तोड़ा नहीं जा सकता। फिर इनने बोला विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। देखो बेटा समझना, मैंने कोई रिएक्शन किया, रिएक्शन से पहले मेरे पास 4 करोड़ एटम है मान लो, ठीक है। अब रिएक्शन होने के बाद भी मेरे पास कितने आएंगे, 4 करोड़ एटम ही तो आएंगे ना यार, ठीक है, ठीक है बेटा। फिर इनने बोला एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इनने बोला भैया अगर आपका एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे ना उनकी सबकी साइज एकदम सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम सेम होगी, ठीक है। समझना बेटा, हमारा एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम होते हैं। मान लो हमारा हाइड्रोजन, मान लो हमारा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के एटम है, हाइड्रोजन के एटम है। अब इनने बोला भैया जो आपके एलिमेंट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम होंगे वो सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। मतलब ये चारों जो एटम है ना ये एकदम सेम है, सारे बराबर है, ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, ठीक है। इनने ये बात बोली कि भैया अगर आपका एक एलिमेंट है ना तो एक एलिमेंट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम होते हैं उनका मास, केमिकल प्रॉपर्टी सब सेम होती है। फिर उनने बोला एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब बेटा समझना, मान लो मेरे पास हाइड्रोजन का एटम लिया, अभी हाइड्रोजन का एटम लिया, ठीक है। अब यहां पे आ गया हमारा कार्बन का एटम, अब हम ले लेते हैं कार्बन का एटम, ये हो गया हमारे कार्बन के एटम। तो हाइड्रोजन का जो एटम है ना ये अलग होगा और जो आपका कार्बन का जो एटम है ये अलग होगा, इनका मास, केमिकल प्रॉपर्टी हर एक चीजें अलग होगी, ठीक है भैया। ये बात भी हम समझ गए कि भैया अगर आपके मेनली ने बोला अलग अलग एलिमेंट है ना तो अलग अलग एलिमेंट के एटम का जो मास होगा वो भी अलग अलग होगा, ठीक है भैया, ये भी हम समझ गए। फिर इनने बोला एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, जो कि हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है। एटम हमारा जुड़ता 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 क्या बना लेता है, कंपाउंड बना लेता है भैया। फिर इनने बोला द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। फिर इनने बोला जब भी आपके एटम जुड़ते हैं ना वो क्या होते हैं, उनका मासेज एक फिक्स्ड होता है, ठीक है। एलिमेंट के मासेज एक फिक्स्ड होते हैं जब भी हमारे कंपाउंड बनते हैं, ठीक है भैया। फिर भैया आगे जाके क्या निकला बेटा, इनने जो स्टेटमेंट्स दिए थे उसमें इनके ड्रॉबैक निकले। ड्रॉबैक ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी उसको बोलेंगे। जो इनने बातें बताई थी उनमें कुछ एक मिस्टेक निकली। इनने सबसे पहले तो बोला था कि भैया एटम के टुकड़े नहीं किए जाते, एटम हमारा सबसे ज्यादा छोटा है, इनने बोला था ना, ये देखो इनने बोला था भैया एटम के टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन आगे जाने पे एटम के टुकड़े किए जा सके। तो उनको क्या बोला भैया, डेल्टन थ्योरी सेड एटम वर इंडिविजुअल बट वी नाउ नो अबाउट व्हाट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आगे जाने के बाद आपके एटम के टुकड़े हो गए और एटम के टुकड़े होने के बाद में उसमें क्या क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, प्रोटॉन निकला और न्यूट्रॉन निकला, जो कि हम बहुत अच्छे से हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहली गलती तो इनकी ये निकल गई। फिर इनने बोला था कि भैया अगर आपका एक एलिमेंट होगा ना तो एक एलिमेंट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम होंगे वो सारे सेम होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है, ये बात बोली थी उन्हें। लेकिन ये चीज भी गलत प्रूव होती है बाद में। क्या है भैया, यहां पे ये आपका एक ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन इनका मासेज अलग आ रहा है भैया। देखो इसका 1 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है। ऐसे आपका कार्बन ले लो, कार्बन 12 ले लो, कार्बन 14 ले लो, आपका है तो दोनों कार्बन लेकिन मासेस चेंज हो रहे हैं। तो इनकी ये चीज भी गलत निकलती है कि भैया एक ही एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनके भी अलग अलग मासेस होते हैं, ठीक है भैया। फिर उनने बोला था भैया अगर आपके अलग अलग एलिमेंट है ना, अगर हमारे अलग अलग एलिमेंट है तो अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो भी अलग अलग होंगे, ठीक है।
लेकिन ये चीज भी गलत निकलती है, जैसे आपका आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये है तो आपके अलग अलग एलिमेंट, लेकिन इनका जो मासेस है वो सेम आ रहा है बेटा। देख, इसका भी 40, इसका भी 40 और इसका भी 40। तो इनका नेक्स्ट पॉस्टुलेट ये भी गलत निकलता है कि भैया अलग अलग एलिमेंट के जो एटम के जो मासेस होते हैं वो भी सेम हो सकते हैं। ठीक है बेटा, एक मिनट बेटा, मैं पानी पी के आता हूं। हाँ तो बेटा, हम लोग समझ चुके हैं डेल्टन जी के ड्रॉबैक भी बहुत अच्छे तरह से। ऐसे एलिमेंट जो सेम एलिमेंट हो लेकिन मासेस अलग अलग होते हैं उसको हम बोलते हैं आइसोटॉप, और ऐसे एलिमेंट अलग अलग हो लेकिन मासेस सेम आ रहे हो उसको हम बोलते हैं आइसोबार्स। ठीक है बेटा, अब यार वो टाइम आ चुका है, आप लोगों को अपने आप को प्रूव करके दिखाना है बेटा। लग जाओ पढ़ाई में और बस मचा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आज तक आप लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं आए हो, लेकिन अभी आप लोगों के पास टाइम है, और इस टाइम को बेटा वेस्ट मत होने दो, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, डेफिनेटली आप लोग फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आ सकते हो और बहुत ही अच्छा बेहतरीन कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब आ गया भैया डेल्टन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। अब हमारे डेल्टा जी ने क्या करा, इनने सोचा यार एलिमेंट को लिखना काफी बड़ा लगता है, तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा शॉर्ट वे में कर दूं। इनने क्या करा बेटा, इनने सोचा मैं एलिमेंट्स को सिंबल दे देता हूं। अब इनने क्या करा भैया, अगर अपने को हाइड्रोजन लिखना है तो गोला बना के ऐसे ऐसे कर दो, अगर हमको फोस्फोरस लिखना है तो गोला बना के ऐसे ऐसे कर दो, सल्फर लिखना है तो ऐसे ऐसे कर दो गोला बना के, अगर हमको मरकरी लिखना है तो गोला बना के ऐसे ऐसे कर दो। ठीक है, जो कि साइंटिस्ट को काफी ज्यादा हार्ड लगने लगता है। ठीक है, ये मतलब सक्सेसफुल नहीं होता, साइंटिस्ट को काफी ज्यादा हार्ड लगने लगता है आगे जाके। फिर आता है भैया हमारा मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, फिर आए हमारे आईयूपैक, जिसमें दुनिया भर के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट सारे एक साथ मिलके आए, उसको हम बोलते हैं आईयूपैक, इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, फिर इनने क्या करा, इनने बोला भैया एलिमेंट्स को हम नाम देंगे। इनने पता है कैसे दिया, इनने बोला भैया अगर आपका जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट के अंदर से ही आप सिंबल निकाल लो। क्या बोला, एलिमेंट के अंदर से ही सिंबल निकाल लो। जैसे आपका बेटा हाइड्रोजन है तो ये आपका हाइड्रोजन निकाल लिया हमने। ठीक है, जैसे आपका एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का एल हमने निकाल लिया। ठीक है, फिर आ जाते हैं भैया हमारे कुछ एक एलिमेंट्स, जैसे आ गया आपका फेरम। फेरम क्या होता है, आयरन को, आयरन ये होता है आपका आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है भैया, फेरम होता है। ठीक है, अब आ गया आपका सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है भैया, Na होता है सोडियम का सिंबल। तो इसका ये सिंबल कहां से निकला है, सिंबल इसका लैटिन वर्ड से निकला है। पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम नेट्रियम था, तो इसका जो सिंबल निकला है सोडियम का वो उसकी नेट्रियम से निकला है, Na होता है आपका सोडियम का सिंबल। अब आ गया बेटा हमारा पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, पोटेशियम का सिंबल होता है K होता है। तो पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम था कैलियम। तो जो पोटेशियम का जो सिंबल निकला है ये इसके कैलियम नाम से निकला है, के। ठीक है बेटा, अब आ जाती है बात भैया, जैसे आपका कॉपर है तो कॉपर का सिंबल क्या होता है, कॉपर का सिंबल होता है Cu। तो पहले इसका नाम सिप्रस था तो इसका सिंबल यहां से निकला है Cu। ठीक है, अब जब भी बेटा हम एलिमेंट को लिखेंगे ना, एलिमेंट के सिंबल को लिखेंगे, तो हम लोगों को क्या करना होता है, क्या चीज ध्यान में रखनी होती है, हमको रखना होता है जब भी हम जैसे आपका हम लिख रहे हैं सोडियम का सिंबल लिख रहे हैं भैया। ठीक है, ये होता है आपका सोडियम का सिंबल होता है, Na होता है। अगर अपन इसको Na ऐसे कर देंगे तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट लेटर हमारा हमेशा कैपिटल होता है और सेकंड लेटर जो होता है वो हमेशा हमारा स्मॉल होता है। प्रॉपरली गलत हो जाएगा अगर आप ऐसे लिख दोगे तो। सेकंड लेटर हमारा हमेशा स्मॉल लेटर में ही आएगा। ठीक है, अब ये कुछ एक एलिमेंट्स है
और ये इनके सिंबल्स है। ठीक है बेटा, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, 1 से लेके 20 तक सारे एलिमेंट्स आपको याद होने ही चाहिए बेटा, याद होने ही चाहिए। उसके लिए भी अपन ट्रिक ले आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको याद करना है। अगर आप डायरेक्टली याद कर लेते हो तो भी बढ़िया, और ट्रिक के थ्रू याद करते हो तो भी बढ़िया। जैसे आ गया भैया, हाय, हेलो, बी, बी, सी, न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ठीक है, ये कुछ एक ट्रिक है। जैसे हाई मतलब एच आ रहा है तो हाइड्रोजन हो गया, हेलो एच ई आ रहा है हीलियम हो गया, लो एल ओ मतलब एल आ रहा है तो लिथियम हो गया। ठीक है, हाय हेलो बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। अब आ जाता भैया हमारा तारक मेहता वाला अब्दुल आ जाता है। ठीक है, यहां पे बोलता भैया ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली। अब यहां पे बोल रहा भैया ना मांगो, ना मतलब सोडियम एन ए, मांगो एम आ रहा है तो भैया मैग्नीशियम आ गया, एम जी आ गया। ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली। भैया अब्दुल को ये चीजें पसंद नहीं है। ठीक है, तो बेटा आप लोगों के ये 1 से लेके 20 तक एलिमेंट याद कर रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट है ये। अब आ गया भैया एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है भाई? एटॉमिक मास में आपको समझाता हूं बेटा। जैसे बेटा आप लोग सब्जी लेने जाते हो, तो सब्जी लेने जाते हो, मान लो आपने बोला भैया 4 किलो आलू दे दो। ठीक है, तो वो क्या करता है भैया, वो एक तराजू रहता है उसके पास में, तराजू पे क्या करता है वो एक तरफ तो आपके, आप बोलते हो भैया 4 किलो आलू दे दो, तो एक तरफ तो वो आलू रखना स्टार्ट करता है, और एक तरफ वो 4 केजी का वेट रख देता है भैया। ठीक है, अब जैसे ये तराजू बराबर आता है तो बोलता भैया देखो 4 किलो हो गए, आप भी बोलते हो हाँ भैया ठीक है दे दो। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग हमारे आयुपैक ने एटॉमिक मासेस दिए। जैसे उनने क्या करा, आयुपैक ने लिया आपका कार्बन 12 का एटम, कार्बन 12 एटम लिया और उसको 12 टुकड़ों में डिवाइड किया। कितने टुकड़ों में किया बेटा? 12 टुकड़ों में डिवाइड किया। ठीक है, 12 टुकड़ों में डिवाइड किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 टुकड़ों में उसने डिवाइड किया। 12 टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद में उसने क्या करा, एक टुकड़ा उठाया, एक टुकड़ा उठाया और उसने क्या करा, तराजू लिया। तराजू नहीं लिया, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं भैया। ठीक है, तो उसने एक टुकड़ा यहां से उठाया, एक टुकड़ा उठा के यहां पे रख दिया भैया, और इसके सामने क्या रखा उनने, उनने रखा इसके सामने हाइड्रोजन रखा। ठीक है, उनने जैसे ही हाइड्रोजन रखा और एक टुकड़ा यहां पे रखा तो क्या हुआ भैया, वो जो है बराबर आ गया। तो उनको क्या चीज देखने को मिली, उनको देखने को मिली भैया जो आपका हाइड्रोजन का मास है, जो आपका हाइड्रोजन का मास है वो किसके बराबर है, वो है आपका कार्बन 12 के एक टुकड़े के बराबर है हाइड्रोजन का मास। ये चीज मिली, इस अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट के मासेस दिए गए। ठीक है, और बेटा एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट होती है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से करते हैं बेटा, यू से। इतना
ये क्या है, काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसको शॉर्टली यू से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट को। जैसे आपके मासेस निकलेंगे तो हम बोलेंगे भैया हाइड्रोजन का मास कितना है, हाइड्रोजन का मास 1 है, तो 1 यू है। ठीक है, तो ये देखो बेटा, ये होता है आपका मेनली एटॉमिक मासेस होता है। ठीक है, एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। अभी अपन ने समझ लिया एटॉमिक मासेस क्या होता है। अब भैया हमारे 1 से लेके 20 तक एलिमेंट मैंने आपको बोला था याद करने हैं। अब 1 से लेके 20 तक एलिमेंट के मासेस भी हमको ध्यान होने चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपके कुछ एक एलिमेंट है और ये उनके मासेस है। अब आगे भैया इसके लिए मैं ट्रिक लेके आया हूं बेटा एक। जैसे मान लो जितने भी एलिमेंट आपके इवन नंबर में आते हैं, तो इवन नंबर में जो जो एलिमेंट्स आपके आते हैं, अगर हमको उनके मासेस निकालने तो क्या करना है भैया, जो जितने नंबर पे आता है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आ गया बेटा आपका हाइड्रोजन, हीलियम का हमको मास निकालना है, तो हीलियम का अगर हम लोग मास निकालेंगे तो हीलियम कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 कर दोगे तो हीलियम का मास कितना आ जाएगा भैया, हीलियम का आपका मास आ जाएगा, हीलियम का आपका मास आ जाएगा बेटा 4u। ठीक है, अगर हमको कार्बन का मास निकालना है तो कार्बन कितने नंबर पे आता है, ये क्या है, कार्बन हमारा एक इवन नंबर है, कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है हमारा कार्बन। कार्बन का मास निकालना है तो क्या करना है भैया, 6 इंटू 2 कर दो, जो कि क्या होता है आपका 12। क्या होगा आपका 12। कार्बन का मास कितना आया, 12 आया। ऑक्सीजन का निकाल लो, ऑक्सीजन क्या आता है भैया, हमारा इवन नंबर पे आता है, इवन नंबर है हमारा। और ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है हमारा, ऑक्सीजन आता है हमारे 8 नंबर पे। तो 8 इंटू 2 कर दो भैया, कितना होगा, कितना होगा, 16 होगा। तो ऑक्सीजन का मास कितना आ जाएगा हमारा, 16 आ जाएगा। अगर हमारे ओड नंबर आ जाते हैं तो ओड नंबर में हमको क्या करना है, ओड नंबर पे करना है। जैसे मानो हमारा ओड नंबर आ रहा है लिथियम, 3 नंबर पे आता है भैया हमारा लिथियम। ठीक है, तो 3 इंटू 2 कर दो, जो कि कितना होता है आपका, कितना होगा बेटा, 6 होगा। और 6 में क्या करना है, +1 कर दो, +1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो हमारा लिथियम का मास कितना आएगा भैया, लिथियम का मास आ जाएगा हमारा 7u। ये आ गया हमारा लिथियम का मास। अगर ऑड नंबर आता है तो क्या करना है भैया, उसमें क्या करना है, 2 इंटू जो आपका एटॉमिक नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, +1 कर दो। जितने नंबर पे एलिमेंट आपका आ रहा है उसको इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें +1 कर दो, बस इतना सा है। अब जैसे निकालो बेटा सोडियम का, सोडियम क्या है हमारा, एक तरह का ऑड नंबर है भैया। सोडियम आता है हमारा 11 नंबर पे आता है सोडियम हमारा। ठीक है, तो 11 इंटू 2 कर दो भैया। ठीक है, 11 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा भैया, 22 आएगा। और 22 में +1 कर दो, जो कि क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। तो आपका जो सोडियम का जो मास है वो कितना है, 23। इस अकॉर्डिंग आप 1 से लेके 20 तक सारे एलिमेंट्स के मासेस निकाल सकते हो। ठीक है, अब बेटा कुछ एक एलिमेंट है जो इस ट्रिक को फॉलो नहीं करते। जैसे आ गया आपका हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन आता भी 1 नंबर पे है और उसका मास भी 1 होता है। ठीक है, अब आ गया भैया बेरिलियम। बेरिलियम हमारा कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। लेकिन इसका जो मास होता है वो 8 नहीं होता, वो होता है 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। ऐसे हमारा नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। इसका मास होता है बेटा 14। आर्गन का मास कितना होता है, 40। ये कुछ एक एलिमेंट है जो इस ट्रिक को फॉलो नहीं करते। और ऊपर वाला जो है 1 से लेके 20 तक, ये सारी आपको मैंने चीजें बता दी है। 1 से लेके 20 तक आप हर एक एलिमेंट के मासेस निकाल सकते हो।
अब आ गया भैया एटम एग्जिस्टेंस, मतलब आपके जो एटम होते हैं, एटम मेनली आपके रहते कैसे हैं। अब बेटा देखना, कुछ एक आपके एटम होते हैं वो अकेले अकेले रहते हैं। कैसे रहते हैं? अकेले अकेले रहते हैं भैया, ठीक है। और कुछ एक आपके एटम्स होते हैं जो जोड़ा बना के रहते हैं। कैसे रहते हैं? जोड़ा बना के रहते हैं, ठीक है। जो आपके नोबल गैसेस होते हैं ना बेटा, नोबल गैसेस के जो एटम होते हैं वो अकेले अकेले होते हैं, ठीक है, समझ गए। जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, नियन हो गया, आर्गन हो गया, ये सारी चीजें होगी, ये सारे एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। इनके एटम्स हमेशा अकेले अकेले रहते हैं। मोस्ट एलिमेंट एटम आर हाईली रिएक्टिव एंड डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, जो मैंने आपको बताया एटम बहुत से एलिमेंट के एटम हमेशा जोड़ा बना के रहते हैं। ओनली नोबल गैसेज एटम्स आर केमिकली इनर्ट एंड कैन एग्जिस्ट एज सिंगल एटम्स, ठीक है भैया। एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अब जब भी हमारे एटम जुड़ते हैं आपस में तो क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ये एटम आपके आपस में जुड़ गए तो इनने क्या बना लिया? मॉलिक्यूल बना लिया। ये जुड़ गए एटम तो इनने क्या बना लिया? मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है। अब एटम जुड़ने पे भैया एक और चीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयन बनाते हैं भैया। जैसे बेटा समझना, जैसे मैंने हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल पे आपका एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और एक ही हमारा होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है हमारा? नेगेटिव होता है, ठीक है भैया। तो अभी हाइड्रोजन के पास में एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो अभी हमारा हाइड्रोजन न्यूट्रल है, ठीक है। अब हाइड्रोजन ने सोचा कि यार मेरे पास जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, मैं इसको बाहर फेंक देता हूं। तो इसने क्या करा भैया? हाइड्रोजन ने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर धक्का देके फेंक दिया। अब इसने इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया तो इसके पास में चार्ज कौन सा रह गया? प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया अब इसके पास में। अब ये आपका जो हाइड्रोजन है ये क्या बन गया? ये बन चुका है आयन। तो यही होता है हमारा आयन। इसको और भी बेहतर तरह से अपन नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। तो भैया हम समझ चुके हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है और आयन क्या होता है, ठीक है। एटम जुड़ के आयन बना लेते हैं और क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब आयन जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं। एन आयन में बी डिफाइन एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है भैया। अब आपके आयन दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं कैटायन, एक होता है एनायन। कैटायन क्या होता है? कैटायन होता है बेटा हमारा जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे Na पॉजिटिव, पोटेशियम के पास में क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। कैल्शियम के पास में क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। एल्यूमिनियम के पास में क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिया सोडियम ने। कैल्शियम ने क्या करा? इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिए तो इसके पास में क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब एनायन जिनके पास में नेगेटिव चार्ज होता है, जो एटम को अपने अंदर लेते हैं, जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, वो होता है आपका एनायन। जैसे ये क्या है? सल्फाइड आयन, S2 नेगेटिव आ रहा भैया, इसने क्या करा? इलेक्ट्रॉन दो अपने अंदर ले लिए। अब आ रहा है आपका हाइड्रोक्साइड आयन और आ रहा है सल्फेड आयन, ठीक है। तो कैटायन जो होता है हमारा जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन जो होता है हमारा जिसके पास में क्या होता है? हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। समझ चुके हैं भैया हम लोग। ऐसे ही होता है आपका सिंपल आयन। सिंपल आयन क्या होता है हमारा? सिंपल आयन होता है जिसमें एक ही एलिमेंट आपका होता है। जैसे हो गया आपका ये सोडियम आयन, ठीक है, ये हो गया क्लोराइड आयन, ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नीशियम आयन, ठीक है, ये हो गया आपका एल्यूमिनियम आयन। एक ही टाइप के एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है आपके। अब आ गया भैया कंपाउंड आयन। कंपाउंड आयन क्या होता है हमारा? कंपाउंड आयन होता है जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे यहां पे नाइट्रोजन भी आ रहा है और हाइड्रोजन भी आ रहा है। अमोनियम आयन। अब आ गया हमारा कार्बोनेट आयन, यहां पे कार्बन भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है।
तो जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड आयन बोलते हैं। यहां पे देख लो सल्फेट आयन, यहां पे सल्फर भी आ रहा है और हमारा ऑक्सीजन भी आ रहा है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन, ऑक्सीजन भी आ रहा है और हमारा हाइड्रोजन भी आ रहा है, समझ गए। कंपाउंड आयन होता है हमारा जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट आके मिल जाते हैं, वो होता है हमारा कंपाउंड आयन। अब आ गया भैया मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है हमारा, मॉलिक्यूल हमारा होता है जब हमारे जो एटम होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। एटम हमारे आपस में जब चिपक जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। चाहे एटम आपके एक ही एलिमेंट के आपस में जुड़े, चाहे एटम आपके अलग 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 एटम्स, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स आपस में जुड़े तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है भैया। एटम्स ऑफ ओनली फ्यू एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अभी हमने समझा था कि भैया जो आपके बहुत से एटम होते हैं वो अकेले अकेले होते हैं, वो कभी जोड़ा नहीं बनाते, ठीक है। ये अभी हमने समझा है। अब आ गया हमारा एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब बहुत से एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो अकेले नहीं रह सकते, उनको क्या चाहिए, जोड़ा चाहिए, जोड़े बना के रहते हैं वो लोग, ठीक है। फिर आ गया भैया मॉलिक्यूल, टू और मोर एटम ऑफ सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अभी मैंने आपको बताया चाहे आपके एक ही टाइप के एटम आपस में, एलिमेंट के एटम आपस में जुड़े, चाहे अलग अलग एलिमेंट के एटम आपस में जुड़े। देखो बेटा यहां पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं हमेशा, इसको लिखते हैं ना हम H2 करके लिखते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, आपके हाइड्रोजन के दो एटम आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है। अब आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम लोग कैसे लिखते हैं, O2 करके लिखते हैं ना। तो यहां पे क्या होता है भैया, आपके ऑक्सीजन के दो एटम आपस में जुड़ रहे होते हैं, ठीक है। अब आ गया वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है भैया, वाटर का फॉर्मूला होता है आपका H2O। तो यहां पे क्या है, दो तो आपके हाइड्रोजन के एटम जुड़ रहे हैं और एक आपका ऑक्सीजन का एटम जुड़ रहा है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, ठीक है। इसमें कैसे जुड़ते हैं भैया, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, यहां पे दो तो आपके ऑक्सीजन के एटम जुड़ रहे हैं, दो तो मान लो आपके ऑक्सीजन के एटम जुड़ रहे हैं, और क्या है, एक आपका कार्बन का एटम जुड़ रहा है, एक आपका कार्बन का एटम जुड़ रहा है। समझ गए बेटा, हम लोग समझ चुके हैं कि भैया मॉलिक्यूल क्या होता है। जब एटम आपस में जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, चाहे आपके एलिमेंट के एटम सेम टाइप के एटम जुड़ रहे हैं या अलग अलग एलिमेंट के एटम आपस में जुड़ रहे हैं तो भी मॉलिक्यूल बनता है। अब आ गया मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, जो कि अभी अपन ने समझा है। हाइड्रोजन, इसमें क्या है, ये आपके एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के क्या हो रहे हैं, दो एटम आपस में जुड़ रहे हैं, दो एटम आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आपका एक ही एलिमेंट है, उसमें क्या हो रहा है, दो एटम्स आपस में ऑक्सीजन के जुड़ रहे हैं। जैसे आपका क्लोरीन हो गया, Cl2 लिखते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है, इसमें आपके क्लोरीन के दो एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं, एक ही एलिमेंट के दो एटम आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है भैया। अब आ जाती है बात भैया एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एटोमिसिटी मेनली हमारा होता है कि भैया अपने मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम जुड़ रहे हैं, वो होता है हमारा एटोमिसिटी। जैसे यहां पे H2, यहां पे इसकी एटोमिसिटी क्या आएगी, यहां पे आएगी 2, इसमें दो नंबर ऑफ एटम आपस में जुड़ रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन, इसकी क्या आएगी भैया, यहां पे आपके दो एटम आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये क्या है, आएगी इसकी एटोमिसिटी, एटोमिसिटी 2 आएगी। एटोमिसिटी हमारी हमेशा नंबर्स में आती है, ठीक है भैया। मोनो एटोमिक, मोनो एटोमिक क्या होता है भैया, जहां पे एक ही टाइप के एटम्स आपस में रहते हैं, वो जोड़ा नहीं बनाते। नोबल गैसेस के हो गए, जैसे आपके हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियोन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया। मेटल्स में देख लो, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कार्बन हो गया। इनके एटम्स हमेशा अकेले अकेले रहते हैं, जोड़ा नहीं बनाते, ठीक है। और इनकी एटोमिसिटी क्या आ जाएगी, एक आएगी भैया,
क्या आएगी, एक, ये अकेले रहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक। क्या बोलते हैं बेटा, मोनो एटॉमिक। डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक मतलब जहां पे जिसकी एटोमिसिटी दो आए, दो नंबर ऑफ एटम आपस में जुड़ रहे हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। इनकी एटोमिसिटी कितनी आ रही है, दो। इनके के एटम्स कैसे रहते हैं, जोड़ा बना के रहते हैं दो के। ठीक है बेटा, समझ गए। अब आ गया भैया ट्राई एटोमिक। ट्राई एटोमिक क्या होता है, जिसमें तीन नंबर ऑफ एटम आपके जुड़ रहे हैं, उसकी एटोमिसिटी क्या आएगी, तीन आएगी, तीन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, इसको ये आपका ओजोन, ओजोन क्या होता है आपका, ऑक्सीजन जो होता है आपका एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंटल स्टेट में एक और में रहता है आपका, उसको बोलते हैं अपन ओजोन। ठीक है, तो ये क्या, इसकी एटोमिसिटी कितनी आएगी बेटा, तीन आएगी, तीन। ठीक है, यहां पे क्या होते हैं, तीन नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स आपस में जुड़ते हैं, तो वो क्या बनाते हैं आपके, ओजोन बनाता है। अब आ गया भैया टेट्रा एटोमिक, पॉली एटोमिक। जैसे फोस्फोरस, फोस्फोरस, यहां पे फोस्फोरस के कितने नंबर ऑफ एटम जुड़ रहे हैं आपस में, कितने जुड़ रहे हैं, तो फोस्फोरस की एटोमिसिटी कितनी आएगी, चार, चार नंबर ऑफ एटम जुड़ रहे हैं यहां पे। सल्फर, सल्फर के कितने, सल्फर की एटोमिसिटी कितनी आएगी, यहां पे बेटा आपके सल्फर के 8 एटम जुड़ रहे हैं। यह आ गया फल्नेस, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम जुड़ रहे हैं, 60 आएगी बेटा। तो एटोमिसिटी क्या होती है हम लोग समझ चुके हैं कि भैया हमारे कितने नंबर ऑफ एटम आपस में जुड़ रहे हैं, वही होती है हमारी एटोमिसिटी। अब आ गया मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट के एटम आपस में आके जुड़ते हैं, वही होता है मॉलिक्यूल। जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है भैया, होता है CO2। ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन के दो एटम जुड़ रहे हैं और एक कार्बन का जुड़ रहा है। ठीक है, यहां पे वाटर, वाटर को फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है बेटा। यहां पे क्या हो रहा है, दो आपके हाइड्रोजन के एटम जुड़ रहे हैं और एक ऑक्सीजन का एटम जुड़ रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होता है जिसमें अलग अलग एलिमेंट के एटम आपस में जुड़ जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। अब यहां पे भैया इनकी एटोमिसिटी निकाल लेते हैं अपन लोग। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आपका एक कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है, अलग अलग एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें एटोमिसिटी कितनी आएगी, इसकी एटोमिसिटी आएगी इसकी दो, दो नंबर ऑफ एटम यहां पे जुड़ रहे हैं भैया। ठीक है, अब आ गया आपका वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है वाटर का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पे कितने नंबर ऑफ एटम आपके आपस में जुड़ रहे हैं, यहां पे आपके जुड़ रहे हैं दो, दो एटम आपके आपस में जुड़ रहे हैं। वाटर का फॉर्मूला होता है हमारा H2O, तो दो तो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, तो एटोमिसिटी कितनी आएगी यहां पे एटोमिसिटी आ जाएगी भैया तीन, तीन नंबर ऑफ एटम आपस में जुड़ रहे हैं। अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया का क्या होता है भैया फॉर्मूला, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH4। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, चार तो हाइड्रोजन का और एक नाइट्रोजन का एटम जुड़ रहा है, तो यहां पे इनकी एटोमिसिटी कितनी आ जाएगी, चार, कितनी आ जाएगी, चार, चार नंबर ऑफ एटम आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है बेटा, अब आ गया भैया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। तो हमारा एक तो कार्बन और दो ऑक्सीजन, तो इसमें एटोमिसिटी कितनी आएगी भैया हमारी, तीन आनी चाहिए, कितनी आएगी, तीन आएगी। जब भी तीन आएगी तो उसको हम बोलते हैं ट्राई एटोमिक, चार आती है तो चार को बोलते हैं हम टेट्रा एटोमिक, तीन आती है तो ट्राई एटोमिक बोलते हैं। और डाई एटोमिक क्या होता है, जिसमें दो नंबर ऑफ एटम आपके आपस में जुड़ रहे हैं। इनका रेशियो बाय मास निकाल ले क्या अपन, क्योंकि मास से निकालना अपन ने अच्छे से सीख ही लिया। ठीक है, जैसे HCl हो गया, इसका रेशियो बाय मास क्या होगा, 1:35.5। ठीक है, क्लोरीन का मास होता है बेटा हमारा 35.5 होता है। वाटर, वाटर का क्या आएगा भैया, वाटर हमारा कब बनता है, हमने सीखा था ना, जब भी हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में हो गए तभी हमारा वाटर बनेगा। अमोनिया, अमोनिया कब बनेगा, 14:3 में होगा तभी हमारा अमोनिया बनेगा। अब आ गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनती है हमारी, जब 3:8 में एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं।
समझ गए बेटा। अब आ गया भैया, गिव द एटोमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंपाउंड। ठीक है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमारा क्या होता है भैया, इसकी फॉस्फोरस की एटोमिसिटी कितनी होती है, यहाँ पे 4 नंबर ऑफ एटम जुड़ते हैं, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी आएगी, इसकी एटोमिसिटी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने नंबर ऑफ एटम जुड़ते हैं ऑक्सीजन के, 2 भी एटम जुड़ते हैं और 3 भी जुड़ते हैं। ठीक है, 3 जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं। आर्गन। आर्गन क्या होता है भैया, इसकी एटोमिसिटी कितनी आएगी, इसकी एटोमिसिटी 1 आएगी। सल्फर। सल्फर की एटोमिसिटी कितनी आएगी, 8 आएगी। कितनी आएगी भैया, सल्फर की एटोमिसिटी कितनी आएगी, 8 आएगी। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कितनी एटोमिसिटी आएगी, यहां पे कितने नंबर ऑफ एटम जुड़ रहे हैं देखो भैया, एक तो आपका कैल्शियम का, एक आपका ऑक्सीजन का, और एक आपका हाइड्रोजन का। यहां बाहर 2 लग रहा है भैया, OH और फिर होल ट्वाइस लग रहा है। इट मीन्स 2 ही हमारे ऑक्सीजन है और 2 ही हमारे हाइड्रोजन है। तो कितनी आ जाएगी एटोमिसिटी, इनको ऐड कर दो सारों को, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 1 कैल्शियम, कितना आ जाएगा 5। एटोमिसिटी कितनी आ जाएगी इनकी, 5 आ जाएगी। इससे आगे आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आ गया भैया, यहां पे एक तो हो गया आपका मैग्नीशियम। ठीक है, अब यहां पे क्या आ रहा भैया, HCO3, और फिर क्या लग रहा है भैया, ब्रैकेट लगा के, क्या लग रहा है, ब्रैकेट लगा के बाहर 2 लग रहा है, तो मतलब 2 ही हमारे हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, 2 ही हमारे कार्बन हो गए भैया। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे, 3 इंटू 2 बाहर कर दो तो कितना आएगा, 6 आएगा भैया। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दो, 6 + 2 कितना होगा, 7, 8, 9, 10, 11। इसकी एटोमिसिटी कितनी आएगी, 11 आएगी भैया। कितनी आएगी, 11 आएगी एटोमिसिटी। ठीक है बेटा, एटोमिसिटी 11 आएगी। इस अकॉर्डिंग आप सबके एटोमिसिटी निकाल सकते हो, बहुत ज्यादा इजी है। ये दोनों आपका होमवर्क है, इसको कर लेना बेटा। अब आ गया भैया मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है एलिमेंट के मासेस अपन ने निकाले थे ना यार, बस एलिमेंट के मासेस को आपस में ऐड कर दो, जोड़ दो, वही निकल जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास। जैसे आ गया भैया आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O दे रखा है यहां पे, इनका मॉलिक्यूलर मास निकाल दो। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास होता है 2, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है हमारा, ऑक्सीजन का मास होता है हमारा 16। इनको ऐड कर दो, 16 + 2 क्या आएगा आपका, 18 ही आएगा। ये निकल गया आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, इतना इजी सा है यार। ठीक है, इस अकॉर्डिंग ये आपके कुछ एक ये दिए हुए यहां पे, इनके निकाल दो भैया। Al2SO4 बाहर लगा हुआ है 3। ठीक है, इसका निकाल दो आप, मॉलिक्यूलर मास इसका निकाल दो बेटा। एक एल्यूमिनियम का मास कितना होता है हमारा, कितना होता है, 54 होता है। कितना होता है ये देखो यहां पे दिया हुआ है, और मैंने आपको सिखाया भी है बेटा कैसे निकालते हैं। तो एक एल्यूमिनियम का मास होता है हमारा, कितना होता है, 27 होता है। तो यहां पे 2 एल्यूमिनियम है, तो 2 एल्यूमिनियम की कितना हो जाएगा मास हमारा, 54 हो जाएगा भैया। ठीक है भैया, अब हमारे सल्फर का मास कितना होता है, कितना होता है सल्फर का मास, सल्फर का मास होता है यहां पे कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है बेटा। कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। और यहां पे सल्फर कितने हैं, बाहर कितना लगा हुआ है, 3। कितना लगा हुआ है, 3। तो भैया जब हमारे एक सल्फर का मास होता है 32, तो 32 इंटू 3 कर लो तो कितना आ जाएगा आपका, 32 इंटू 3 कर दो, आ जाएगा आपका 96 आ जाएगा भैया। ठीक है भैया, अब हमारे एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का मास होता है हमारा 16, तो 4 ऑक्सीजन का मास कितना होगा,
4 ऑक्सीजन का मास हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा भैया। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 हो गया। अब 64 इंटू 3, बाहर इससे इंटू कर दो भैया, तो 64 इंटू 3 कितना आएगा आपका? कितना आएगा बेटा? यहां पे आ जाएगा 64 इंटू 3 आ जाएगा आपका 192। ये आ गया आपका 192। समझ गए बेटा? तो इसको अपन ऐड कर दो, इनको सबको ऐड कर दो, इनको 54 प्लस 96 प्लस 192, तो आपका आ जाएगा भैया 342। यह आ चुका है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2SO4 3। ये निकाल दिया हमने इसका मॉलिक्यूलर मास। बस इतना सा इजी है बस यार बेटा, समझ गए? बस आपके एलिमेंट के जो मासेस हैं उनको ऐड कर दो, मॉलिक्यूलर मास आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब आ गया भैया हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6। इसका निकाल दो भैया। कार्बन, एक कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है। और यहां पे कितने कार्बन दिए हुए हैं आपके? 6 कार्बन दिए हुए भैया हमारे। कितने कार्बन दिए हुए हमारे? 6 कार्बन दिए हुए। तो एक कार्बन का 12 होता है, तो 6 का कितना हो जाएगा? 12 इंटू 6 कर दो, कितना आ जाएगा आपका? 72 आ जाएगा भैया। ठीक है, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। तो यहां पे हाइड्रोजन कितने दिए हुए? 12। ठीक है भैया, 12 हो गए। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है हमारा? एक ऑक्सीजन का मास होता है हमारा 16। और यहां पे कितने ऑक्सीजन दिए हुए हमें? 6 ऑक्सीजन दिए हुए, तो कितना आ जाएगा भैया इसका? 96 आ जाएगा। 16 इंटू 6 कर दोगे तो आपका 96 आ जाएगा। तो इनको प्लस कर दो बेटा, इनको सारों को अपन ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा? 180। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया अपन ने, 180 आया भैया। ठीक है, समझ गए? अब आ गया हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ CuSO4.5H2O। इसको निकाल दो। इसमें क्या करना है भैया? वही करना है जो अपन अभी तक करते आ रहे हैं। बस यहां पे क्या करना है, जो 5 दे रखा है ना, 5 इंटू आपका जो अपना वाटर का जो मास निकाला था अपन ने, उस इंटू कर दो। वाटर का मास कितना आता है? 18 आया था, तो 5 इंटू 18 कर दो और इनको प्लस कर दो, आपका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क लो आप। ठीक है बेटा, अब भैया ये कुछ एक और आपके कंपाउंड दिए हुए हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। अमोनिया आ गया, अमोनिया का निकाल दो भैया। हमारा नाइट्रोजन का मास कितना होता है भैया? 14 होता है। नाइट्रोजन का मास होता है हमारा 14 होता है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है। यहां पे कितने हाइड्रोजन है? 3। तो इनको ऐड कर दो भैया, 14 प्लस 3 कर दो, कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? ये निकाल लिया हमने मॉलिक्यूलर मास। इनके पीछे बेटा यू भी लगाना है अपने को। इसका आ गया भैया। अब ये ऐसे नाइट्रिक एसिड आ गया, सोडियम क्लोराइड आ गया, कैल्शियम क्लोराइड आ गया। अब ये तो निकाल सकते हो यार बेटा, एकदम बच्चे बच्चे वाले, ऐड ही करना है बस। इनके मासेस को सबको ऐड कर दो, आपके मॉलिक्यूलर मास निकल जाएंगे। जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। तो 14 प्लस 1 कितना आ गया? 15 आ गया। और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है हमारा? 16। और यहां पे कितने ऑक्सीजन दिए हुए? 3। तो 16 इंटू 3 कर दो और इनको सबको ऐड कर दो, आपके मॉलिक्यूलर मासेस निकल जाएंगे। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आप सबके मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। अब आ गया भैया हमारा फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है हमारा? इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयन एंड एटम्स प्रेजेंट इन फॉर्मूला फॉर कंपाउंड। अब बेटा हमारा जो फॉर्मूला यूनिट मास होता है ना, ये भी वैसा होता है जैसा हमारा मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला है, बस ये आयंस के लिए होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, वैसे ही करना है जैसे आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला है, बस वही करना है। एलिमेंट्स के मासेस को जोड़ दो आपस में, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास आपका निकल जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे आ गया आपका
NaCl का निकाल दो भैया। सोडियम का मास कितना होता है? 23 होता है। सोडियम का मास कितना होता है हमारा? सोडियम का मास 23 होता है। ठीक है। क्लोरीन का मास कितना होता है? क्लोरीन का मास होता है 35.5 होता है बेटा। ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि क्या होगा? 58.5 आ रहा है। बस ये भी आपके उसके तरह, ये मॉलिक्यूलर मास की तरह, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। ये बस आयंस के लिए दिया हुआ है। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ द फॉलोइंग। अब आ गया भैया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का निकाल दो भैया। NaCl का निकाल दो। सोडियम का मास कितना होता है हमारा? 23। क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5। आपस में जोड़ दो, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। बहुत इजी है यार बेटा। कैल्शियम क्लोराइड का निकाल दो। कैल्शियम का मास कितना होता है हमारा? 40 होता है। और क्लोरीन का मास कितना होता है हमारा? 35.5 होता है। इनको आप आपस में ऐड कर दो, फॉर्मूला यूनिट मास आपका निकल जाएगा। वही चीज है बेटा, सेम चीज है यार। ठीक है। जिंक ऑक्साइड का निकाल दो। जिंक का मास होता है 65.38 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो इनको आप आपस में ऐड कर दो, आपके फॉर्मूला यूनिट मास निकल जाएगा। अब आ गया भैया नेम एंड सिंबल्स ऑफ सम आयन। क्या आ गया? अब बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेबल। ठीक है। अब यहां पे आपको क्या देखना है? यहां पे आपको देखना है भैया सिंबल। ये आपके एलिमेंट्स दिए हुए हैं और ये इनकी वैलेंसी दी हुई है। ठीक है। जैसे आपका सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी कितनी आ रही है? 1 आ रही है बेटा। कितनी आ रही है? 1 आ रही है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी आ रही है हमारी? 2 आ रही है भैया। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी आ रही है? 3 आ रही है। ठीक है। अभी अपन इनके अकॉर्डिंग ही केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, तो ये टेबल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ गया भैया वाई डू एटम्स कंबाइन। एटम्स आपस में कंबाइन क्यों होते हैं? एटम्स आपस में कंबाइन इस वजह से होते हैं क्योंकि एटम्स को स्टेबिलिटी चाहिए होती है, इस वजह से एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है। वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है भैया हमारी? वैलेंसी होती है कि हमारा एक एटम जो है वो कितने नंबर ऑफ एटम से आपस में जुड़ सकता है, वही होती है आपकी वैलेंसी। ठीक है बेटा। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है। इट शोज हाउ मेनी एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन कंबाइन विथ। समझ गए बेटा? अब आ जाता भैया हम केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। चलो आओ सीखते हैं अपन केमिकल। तो भैया अब आ जाता है फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका फॉर्मूला बना दो बेटा। ये वैलेंसी टेबल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको याद करनी ही पड़ेगी, मस्ट है ये। ठीक है। तो हाइड्रोजन पे चार्ज कितना आ रहा है? सबसे पहले आप देखो हाइड्रोजन पे चार्ज कितना आ रहा है। हाइड्रोजन पे चार्ज आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, मतलब प्लस का चार्ज आ रहा है। क्लोराइड पे चार्ज कितना आ रहा है हमारा? क्लोराइड पे चार्ज आ रहा है हमारा माइनस आ रहा है। ठीक है। अब जब भी हम फॉर्मूला बनाते तो यहां वाला यहां आ जाता है और यहां वाला यहां आ जाता है और यहां वाला यहां आ जाता है। तो भैया इसका फॉर्मूला बना दो। इसका फॉर्मूला बन गया हमारा HCl। क्योंकि यहां पे चार्जेस लिखे हुए हैं, इट मींस 1 है, तो 1 को हम लोग नहीं लिखते। ठीक है बेटा। अब बना दो हमारा फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। भैया हाइड्रोजन पे चार्ज कितना आ रहा है? सबसे पहले देखो हाइड्रोजन पे चार्ज आ रहा है 1 आ रहा है भैया। ठीक है। सल्फाइड पे चार्ज कितना आ रहा है बेटा? सल्फाइड पे चार्ज देखो कितना आ रहा है, ये रहा सल्फाइड। सल्फाइड पे चार्ज आ रहा है हमारा 2 आ रहा है भैया। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, यहां वाला तो यहां आ जाएगा और यहां वाला यहां आ जाएगा, तो क्या होगा? H, ये जो S के ऊपर 2 है ये यहां पे आ जाएगा H2S। ये बन गया आपका हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला। समझ गए बेटा? ठीक है। अब आ गया हमारा सोडियम क्लोराइड का बना दो भैया। सोडियम की वैलेंसी कितनी आ रही है? फटाफट देखो यहां पे, देखो सोडियम की वैलेंसी कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? 1 आ रही है भैया, 1 आ रही है। ठीक है भैया, लिख दो। क्लोराइड की वैलेंसी कितनी आ रही है? फटाफट देखो, क्लोराइड की भी वैलेंसी 1 आ रही है। ठीक है। तो भैया इसको कर दो NaCl। ये बन गया आपका सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। क्योंकि यहां पे चार्जेस है, इट मींस 1 है, तो 1 को हम लोग नहीं लिखते।
अब लिख दो भैया कैल्शियम ऑक्साइड का बना दो। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी आ रही है बेटा, फटाफट देखो। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है भैया, 2 लिख दिया हमने। ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी आ रही है, ऑक्साइड की भी हमारी 2 आ रही है भैया। ठीक है, जब भी वैलेंसी सेम हो जाए, ऊपर दोनों सेम आ जाए, तो भैया इनको उड़ा दो आप। उड़ा दो, उड़ा दोगे तो क्या बनेगा आपका, CaO। ये 2 से 2 कट हो गया तो फॉर्मूला बन गया इसका CaO। ये बन गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। अब बना दो फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट का भैया। सोडियम की वैलेंसी कितनी है, फटाफट देखो। सोडियम की वैलेंसी बेटा 1 आ रही होगी। ठीक है, कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी आ रही है, फटाफट देखो। कार्बोनेट की वैलेंसी 2 आ रही होगी बेटा। कितनी आ रही होगी, 2 आ रही होगी। देखो कार्बोनेट कार्बोनेट कार्बोनेट, हाँ ये रहा आपका कार्बोनेट। कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी आ रही है, 2 आ रही है भैया। ठीक है, इसका फॉर्मूला बना दो Na, ये जो 2 है ये यहां पे आ जाएगा Na2CO3। यहां पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब लिख दो भैया फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट का बना दो। अमोनिया का कितना आ रहा है भैया, वैलेंसी देखो वहां पे कितनी आ रही है, 1 आ रही होगी। सल्फेट की वैलेंसी कितनी आ रही है, सल्फेट की ये रहा सल्फेट की वैलेंसी आ रही है आपकी 2 आ रही है। कितनी आ रही है बेटा, 2 आ रही है। ठीक है, 2 आ रही है। तो भैया क्या करना है, यहां वाला यहां करना होता है और यहां वाला यहां करना होता है। तो इसका बना दो भैया NH4। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाओ बेटा, ब्रैकेट लगाओ। ब्रैकेट लगा के ये जो 2 है इसके बाहर लगा दो। ठीक है, NH4 बाहर अपन ने ब्रैकेट के 2 लगा दिया है। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा SO4। यहां पे कुछ है क्या इसके ऊपर, कुछ भी नहीं है भैया, तो अपन कुछ लिखेंगे नहीं। समझ गए बेटा। ठीक है, अब आ जाओ कैल्शियम कार्बोनेट पे भैया। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है, फटाफट देखो। कैल्शियम की वैलेंसी बेटा 2 आ रही होगी। ठीक है, कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी आ रही है, कार्बोनेट की वैलेंसी आ रही होगी आपकी 2 आ रही होगी भैया। ठीक है, तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, ऊपर भैया सेम आ गया तो कट कर दो, एक दूसरे से इसको उड़ा दिया जाए। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaCO3। ये बन चुका है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। इस अकॉर्डिंग आप किसी का भी केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है ना बेटा। ठीक है, अभी आपके कुछ और कंपाउंड से इनका बना दो आप, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का बना दो भैया। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी आ रही है, फटाफट देखो। यहां पे मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 आ रही है भैया। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है भैया, क्लोराइड की वैलेंसी कितनी आ रही है, क्लोराइड की वैलेंसी देखो यहां पे आप कितनी आ रही है। क्लोराइड की वैलेंसी कितनी आ रही है, 1 आ रही है भैया। ठीक है, तो इसका बना दो, यहां वाला यहां लिखा दो और यहां वाला यहां लगा दो। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2। यहां पे 2 आ रहा है तो 2 यहां पे आ गया, यहां पे कुछ भी नहीं है तो यहां पे कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, अब ये बेटा आप लोग होमवर्क में करो, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करोगे ना आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो बेटा खुद से लिखना जरूरी है। ठीक है, ये आप होमवर्क में लिखना है पूरा, आपका ये होमवर्क है, अभी करो। इसका बना दो, अमोनियम कार्बोनेट का बना दो भैया। ठीक है, अमोनियम का कितना आ रहा है, अमोनियम की वैलेंसी आ रही है 1। अमोनियम की वैलेंसी 1 आ रही है। कार्बोनेट की कितनी आ रही है भैया, कार्बोनेट की वैलेंसी आ रही होगी आपकी 2। कितनी आ रही होगी, 2 आ रही होगी। इसका फॉर्मूला बना दो, यहां वाला यहां लगा दो, यहां वाला यहां लगा दो। इसका फॉर्मूला बन जाएगा NH4 बाहर 2 लगा दो भैया, इसको ब्रैकेट में लगाओ और बाहर 2 लगा दो। ठीक है, NH4CO3। यहां पे कुछ है क्या, नहीं है भैया यहां पे। ये बन गया आपका अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आपको ये आपका होमवर्क है। अब आ गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स ऑफ एलिमेंट आर इनकरेक्ट, गिव दियर करेक्ट सिंबल्स भैया। ठीक है भैया, कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है हमारा, CO होता है। ठीक है भैया, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है।
सेकेंड लेटर हमारा हमेशा स्मॉल में आता है भैया। ये है आपका कोबाल्ट का सिंबल। ठीक है, कार्बन का सी होता है, एल्यूमिनियम का एल होता है, हीलियम का He होता है, सोडियम का क्या होता है, सोडियम का होता है हमारा Na। ये होता है सोडियम का सिंबल भैया, समझ गए। अब आ गया कैलकुलेट द रेशियो बाय मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भैया। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनती है, हमने पढ़ा था ना पीछे, क्या पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कब बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बनती है जब कार्बन और ऑक्सीजन हमारे 3:8 में आते हैं। जब भी हमारे कार्बन और ऑक्सीजन, तब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है भैया। ठीक है, समझ गए। इसका आ जाएगा 3:8। अब आ गया असर्शन, वाटर मॉलिक्यूल ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:8 बाय मास। ठीक है बेटा। अब रीजन देखो, वाटर ऑलवेज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इररेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये भी बात सही है भैया। ठीक है, हमको पता है। यहां पे चलो देख लेते हैं बी वाला, देखो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नहीं भैया, ये भी नहीं है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये भी नहीं है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये भी नहीं है। तो इसका क्या आएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। भैया ठीक है, एकदम सही है, ये आएगा इसका। ठीक है, समझ गए। विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन 2O O2 एंड O3। भैया इसमें क्या हो रहा है, 2O इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये 2O मॉलिक्यूल होता है क्या, ये क्या मॉलिक्यूल है क्या 2O? नहीं भैया, ये तो सेपरेट सेपरेट ऑक्सीजन के एटम्स है आपके। नहीं, 2O एंड O2 आर बोथ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अरे यार ये भी गलत है। वाइल O3 इज अ सिंगल ऑक्सीजन ऑफ एटम, ये भी गलत है। 2O इज अ सिंगल ऑक्सीजन एटम। नहीं भैया, ये भी गलत है। यहां पे क्या आ रहा है, 2O रिप्रेजेंट टू सेपरेट ऑक्सीजन एटम्स। O2 is a molecule of oxygen and O3 is a molecule of ozone। ये इसका करेक्ट है। ठीक है बेटा, इसी के साथ में आज हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। ये एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वीपन। तो बेटा आप लोगों हर एक चीज कर सकते हो, बस यार आप लोग बेटा ठान लो कि भैया हाँ मेरे को फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आने वाला हूं। तो आप अगर ठान लोगे ना तो आप हर एक चीज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज तक आपके नंबर नहीं आए हो, लेकिन जिस दिन आपने ठान ली ना उस दिन आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा अगर आपको, मैं आशा करता हूं आपको हर एक चीज इन इजीएस्ट वे में समझने में आई है। तो आप अपने वीडियो को लाइक करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारी जब भी नेक्स्ट वीडियो डलती है तो आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।